बोन्स एंड जॉइंट हेल्थ। सो अभी हम लोग बोन और जॉइंट हेल्थ पर भी क्यों डिस्कस करें, क्योंकि आज के डेट में ये जो बोन्स और जॉइंट के बारे में हम लोगों का जो अवेयरनेस है या फिर हम लोग को जितनी नॉलेज है ये बहुत ही कम है। हम लोग, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे बॉडी के बारे में, हमारे अपने शरीर के ऊपर में हम लोग बहुत ही कम सोचते हैं। हम लोगों को पता भी नहीं है कि हमारे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके एक एक पार्ट्स के बारे में या फिर जो बहुत ही क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसी में आज हम लोग बोन एंड जॉइंट हेल्थ के बारे में बात करेंगे। देखिए, हर किसी का एक कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरा बोन्स वीक हो या फिर मेरा जॉइंट अच्छा ना हो, बोन जॉइंट अच्छा ना हो। सब लोग यही चाहते हैं कि हमारा बोन्स काफ़ी स्ट्रांग हो, हमारा जॉइंट्स फ्लेक्सिबल हो, हमको मूवमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, हम लोग आराम से उठ बैठ सकें, कहीं भी आ जा सकें, वॉकिंग कर सकें, जो हमारा डेली का जो काम है वो हम लोग अच्छे से कर सकें। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, नहीं हो पाता है। उसका बहुत सारा रीज़न है। तो रीज़न हम लोग देखेंगे आगे क्या है, कैसे है। और जब ये नहीं होता है या फिर जब हमारे बोन्स में या फिर जब हमारे जॉइंट्स में जब पेन स्टार्ट हो जाता है, तब हमारा अगर हम लोग सबसे बेसिक टू बेसिक देखें तो हम लोग अपने डेली का जो रूटीन वर्क है, जो रोजमर्रा की जो हमारे काम है, उसको ही हम लोग नहीं कर पाते हैं। आगे के तो हम लोग छोड़ेंगे, लेकिन जो हम लोग डेली का जो रूटीन है उसको भी अगर लोग नहीं कर पाए तो फिर दूसरे जो वर्क है उसको तो पॉसिबल ही नहीं है कर पाना। नॉर्मल हमारा डेली वॉकिंग हो गया, कहीं आना जाना हो गया, किसी छोटे मोटे काम को, इवन एक गिलास पानी भी बहुत लोग पीना उनके लिए मुश्किल हो जाता है अगर हमारे बोन्स और जॉइंट में ऐसा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग जानेंगे, देखिए हम लोग आगे डिस्कस करने से पहले हम लोग अपने बोन्स के स्ट्रक्चर को जानने के लिए थोड़ा समझेंगे। बोन्स कैसे, हमारा जो जॉइंट है कैसे फंक्शन करता है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। पहले हम लोग उसके बारे में जानेंगे, फिर हम लोग आएंगे हमारे सप्लीमेंट्स के बारे में। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट सप्लीमेंट की बात करूँ तो हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आए कुछ वर्ड्स। तो यहाँ पर इसलिए मैंने जो टेक्निकल वर्ड्स या जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है यहाँ पर बोन और जॉइंट हेल्थ के बारे में, उसको मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपको आगे का जो सेशन है समझने में इजी हो, कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले देखिए, आपको सामने जो इमेज दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि आपके पास एक बोन जॉइंट है, एक जॉइंट का फोटो है, और यहाँ पर बोन्स है, और उसके बीच में आपको दिख रहा होगा एक ब्लू कलर का लाइन दिख रहा होगा। ये ब्लू कलर का जो लाइन है इसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं, जो कि एक रबर टाइप का मटेरियल होता है और एक कुशन की तरह काम करता है हमारे दो बोन्स के बीच में। वहीं पर आपके पास एक और कलर का जो दिख रहा है, जो दो बोन्स के बीच में जो कैविटी है जो उससे फिल होता है, ये इसको बोलते हैं हम साइनोवियल फ्लूइड। तो इस फ्लूइड से हमारा दो बोन के बीच का जॉइंट्स फिल होता है और ये आपको एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। अब जैसा कोई मशीन का पार्ट है, अगर मशीन के पार्ट में या फिर आपका, जैसे हम लोग कोई भी मशीन का पार्ट लें या फिर कोई बेयरिंग ले लें, उसमें हम लोग फ्लूइड या फिर ग्रीस नहीं लगाए तो क्या होगा, वो दो मशीन पार्ट आपस में टकराएंगे या फिर फ्रिक्शन होगा, और उस फ्रिक्शन से वियर एंड टियर होगा, और इस वियर एंड टियर से आपका अगेन जो आपका पार्ट्स है वो भी आपका खराब होगा। सेम प्रोसेस, सेम फंक्शन यहाँ भी आपके बोन के साथ भी होता है। आपके बोन में आपका बोन्स आपस में टकराए नहीं, उसके लिए उसके बीच में आपको नेचुरल से, जो हमारे बॉडी में नेचुरल हमारे पास एक कुशन होता है और एक लुब्रिकेंट, जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं लुब्रिकेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे दो बोन्स आपस में टकराते नहीं हैं। अब यहाँ पर थोड़ा और आगे जाएंगे बोन्स के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। अब जैसे देखेंगे हमारा जो बोन्स है, अभी हम लोग जब कोई भी हम किसी भी पोज में बैठते हैं या फिर खड़े होते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं, उस काम को करने के लिए अगर हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या फिर मेन जो रिस्पॉन्सिबल जो हमारा पार्ट है, वो हमारा पहला पार्ट होता है स्केलेटन या फिर हमारा बोन्स, जिसकी वजह से हम लोग अपने बॉडी को एक शेप दे पाते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड फंक्शन आता है, जो बॉडी का सेकंड पार्ट जो बोलते हैं वो है मसल्स। तो बोन और मसल्स ये दोनों मिलकर आपके बॉडी को एक शेप देते हैं। अब अगर ये दो बोन्स और ये मसल्स आपस में कनेक्टेड ना हो, या फिर हम लोगों ने कभी भी ऐसा सोचा नहीं कि आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि बोन्स सभी अलग अलग हैं किसी तरह से, वो ऐसे हम बिना कनेक्शन के वो आपके बॉडी को एक शेप नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दो बोन्स जो है वो कैसे आपस में कनेक्टेड होते हैं या फिर मसल से कैसे कनेक्टेड होते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, मैं ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं यहाँ पर सिंपल आपको बताऊंगा। ये दो बोन्स या फिर दो आपको जो मसल्स हैं या फिर बोन टू मसल्स, ये कनेक्टेड होते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यूज से।
कनेक्टिव टिश्यूज, ये पॉइंट्स या फिर ये आप एक वर्ड आप नोट कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए, ये आपको आगे भी हमारे सेशन में आएगा। तो यहाँ पर कनेक्टिंग टिश्यूज दो तरह के होते हैं, एक लिगामेंट्स और एक टेंडन। लिगामेंट्स का अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो ये आपको दो बोन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, बोन टू बोन आपका लिगामेंट्स को कनेक्ट करेंगे। देन टेंडन्स, ये आपके बोन को मसल से कनेक्ट करता है। ये दोनों ही कनेक्टिंग टिश्यूज ऑलमोस्ट सेम है, बस उनका फंक्शन थोड़ा डिफरेंट है लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। और यहाँ पर आप बस इतना ध्यान रखिए, ये आपको कनेक्टिंग टिश्यूज हैं, और बिकॉज ऑफ दिस ओनली हमारा जो भी बॉडी का जो हम शेप देते हैं या फिर जो भी लोग काम करते हैं उसकी वजह से, इनकी वजह से ही हम लोग कर पाते हैं। तो इनका भी हेल्दी रहना बहुत ही जरूरी है। हम लोग जनरली बोन जॉइंट्स के बारे में जानते हैं, बट लिगामेंट टेंडन्स के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए मैंने सोचा इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताया जाए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे बोन्स में सबसे कॉमन कौन सा ऐसे इसमें जो सबसे कॉमन आता है वो है आपका आर्थराइटिस। आर्थराइटिस के भी बहुत सारे डिफरेंट आपको टाइप्स होते हैं, उसमें आपको जो मेन या फिर जो कॉमन सबसे ज्यादा कॉमन जो टाइप है वो है आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस। अभी आज के अगर लोग देखा जाए, आज का जो टाइम चल रहा है उस टाइम में आर्थराइटिस एक बहुत ही कॉमन इशू बन चुका है। आपके अगर एज पर हम लोग WHO का रिपोर्ट देखा जाए तो उसमें भी अगर आप देखोगे एवरी 6 पर्सन में एक पर्सन को आपको आर्थराइटिस है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पॉपुलेशन है जो आर्थराइटिस से अफेक्टेड है। और आर्थराइटिस पहले अगर हम लोग देखेंगे तो पहले आर्थराइटिस या फिर जो बोन का इशू या ज्वाइंट का जो इशू आता था ये आपको जनरली 65-70 ईयर्स के बाद आता था पुराने समय में, बट आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज आप इवन छोटे बच्चों को भी देखेंगे उनको बोन का या ज्वाइंट का इशूज है। तो ये मैक्सिमम या फिर आज के डेट में अगर बहुत ही अगर अर्ली स्टेज में भी स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि 35-30 ईयर्स के समय के आसपास भी ये स्टार्ट हो जाता है, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है आगे। तो ये आर्थराइटिस बहुत ही कॉमन इशू हो चुका है, हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब इस आर्थराइटिस में एक्चुअली होता क्या है हम देखेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि दो बोन्स के बीच का जो पार्ट होता है, जो कुशन होता है वो कार्टिलेज है, और उसके बीच में जो फ्लूइड है वो सेनल फ्लूइड है। तो हमारा जैसे जैसे हमारा एज जैसे जैसे बढ़ता है, हमारे बॉडी के अंदर ये जो कार्टिलेज और जो सेनल फ्लूइड है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे फ्री या फ्लेक्सिबल मूवमेंट के लिए, इन दोनों का बनना हमारे शरीर में धीरे धीरे कम हो जाता है। कम होने, और ये भी आपको 35-30 ईयर्स के अप्रॉक्सीमेट आपको इनका प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसके बहुत सारे रीजन है, हम लोग आगे देखते हैं किस किस रीजन से कम होता है, बट इनका जो प्रोडक्शन है ये कम होने से ही हमारा सारा ज्वाइंट का इशू स्टार्ट हो जाता है। तो आप एक इस बात को बिल्कुल ध्यान रख लीजिए अभी यहाँ से कि हमारा जो बोन का या ज्वाइंट पेन का जो इशू है वो क्यों होता है। ये आपको कार्टिलेज और सेनल फ्लूइड और आपके कनेक्टिंग टिश्यूज की वजह से होता है, और भी कुछ रीजन से हम लोग आगे देखेंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या होता है, हम लोग हमारे बोन्स का जो मेन जो इंग्रेडिएंट या जिस चीज से वो बनता है वो है कैल्शियम। उस कैल्शियम को हम लोग बहुत ही इग्नोर करते हैं, हम लोग कंज्यूम नहीं करते हैं। हम लोग देखे हैं जैसे बचपन में हम लोग हमारे माता पिता आपको एक गिलास दूध डेली देने के खाने के लिए पीने के लिए देते हैं, किसी न किसी रूप में हम लोग दही खाते हैं या फिर एग खाते हैं, बट धीरे धीरे ये बंद हो जाता है या फिर बहुत ही कम हो जाता है। और भी कैल्शियम जहाँ से हमको कंज्यूम कर सकते हैं वो भी हम लोग उतने हमारे अवेयरनेस की वजह से हम उसको कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, या फिर हमको पता नहीं होता है कि कैल्शियम को कहाँ से मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में बढ़ती जाती है, और जिसकी वजह से हमारे बोन्स का जो कैल्शियम है वो भी खत्म होना शुरू होता है। उसके बाद क्या होता है और एक फोटो में आपको दिखाना चाहूंगा हमारा क्या होता है अगर हमको आर्थराइटिस हो, क्या हो जाता है आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए एक सिंपल आप समझ सकते हैं कि जब हमारा बोन्स का जो ज्वाइंट होता है वहां पर जो लिक्विड है एक गैप मेंटेन्ड है, उस गैप की वजह से आपका दो बोन्स आपस में टकराएगा नहीं। अगर जब वो गैप खत्म हो जाता है या फिर जब वो गैप के बीच से जो फ्लूइड खत्म हो जाता है तब दो बोन्स आपस में टकराने लगते हैं या फिर आपस में फ्रिक्शन करते हैं, यहीं से आपका ज्वाइंट पेन स्टार्ट होता है। तो हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हमको इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ करना होगा, कुछ सप्लीमेंट्स खाने होंगे, कुछ मेडिसिन भी लेने होंगे, वो हम लोग देखेंगे क्या करना है। तो ये ओवरऑल आपको मैंने बताया कि ये जो कॉमन इश्यूज है हमारे बोन ज्वाइंट्स में जो आते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे ये सारे जो कॉमन इश्यूज हैं
जो बोन्स हमारे जॉइंट्स में आ रहे हैं उसका वजह या फिर उसका रीजन क्या है। तो यहाँ पर मैंने कुछ रीजंस को नोट डाउन किया है। उसमें से अगर सबसे पहला रीजन मैं देखूँ या फिर बोलूँ तो वो है आपका हमारा लाइफ स्टाइल। अभी आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम टाइम हमारा घर के अंदर ही आपको टाइम हो रहा है। सारा कुछ सभी लोग घर के अंदर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अभी स्कूल ही बंद है या फिर बहुत समय से भी हमारा जो लाइफ स्टाइल है, पहले हम लोग बड़े बड़े घरों में या फिर हमारे इंडिविजुअल हाउस में रहते थे जहाँ पे अच्छा सनलाइट भी आता था। और पुराने समय में अगर हम लोग देखें तो बच्चे धूप में अच्छे से खेलते भी थे। अब आज के समय बच्चे धूप में भी नहीं खेल रहे हैं या फिर उनको धूप कहीं न कहीं सनलाइट भी कम मिल रहा है। आपको रूम भी ऑलमोस्ट बंद रहता है, आप लोग एसी में रहते हैं। ये सारा बहुत सारा रीजन है हमारा लाइफ स्टाइल का जो कि आज बहुत ही चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से हमको ये सारा इश्यूज आ रहा है। देन जैसा मैंने पहले बताया, लैक ऑफ अवेयरनेस। हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे बॉडी को क्या चाहिए, हमारे बॉडी को कौन कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए, जिसकी वजह से हम आने वाले कुछ प्रॉब्लम्स को, कुछ इश्यूज को प्रिवेंट कर सकें या फिर उसे एक्सटेंड कर सकें कि या फिर जो 40 ईयर्स में आने वाला है हो सकता है 40 या 60 ईयर्स में आए, कुछ हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं अगर हम लोग उसको अच्छे से प्रिवेंट करने के लिए कुछ ट्राई करें। तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे बॉडी को कौन कौन से न्यूट्रिशन और किस समय पर चाहिए, ताकि हम उसको उस समय उसको प्रोवाइड करके हम लोग को जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम से थोड़ा बच सके। नेक्स्ट हमारा डाइट भी आज के डेट में ऐसा है जिसकी वजह से हमको हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। ये ऑलरेडी मैंने बहुत बार डिस्कस किया, तो आई होप सबको क्लियर भी होगा कि आज के डेट में हमारा जो डाइट है वो इनसफिशिएंट है हमारे बॉडी के न्यूट्रिशन पे डिमांड को पूरा करने के लिए। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट इश्यूज अभी है हमारे बोन जॉइंट में, वो है हमारा एज रिलेटेड इश्यूज। ये एक ऐसा इशू है जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बाकी इशू जो भी मैंने बताया आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कि आप अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप डायरेक्ट सनलाइट या फिर आप सनलाइट में कुछ समय के लिए अपने आप को टाइम दे सकते हैं, अपने बच्चों को वहाँ पे टाइम दे सकते हैं। आप अवेयरनेस भी ले सकते हैं, आप नॉलेज लेकर के आप अपने बॉडी के लिए केयर कर सकते हैं। आपको कौन कौन से न्यूट्रिशन चाहिए, आप अपने डाइट को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो चार पहले जो फर्स्ट 4 जो आपको मैंने रीजंस दिए हैं वो आपके कंट्रोल में है, बट एज आपके कंट्रोल में नहीं है। हर दिन हम लोग एक दिन पुराने होते हैं, हमारा एज बढ़ता है। तो एज बढ़ने के साथ जो इश्यूज आते हैं उस इश्यूज को भी हमको इग्नोर नहीं करना होगा, बल्कि हमको उसको देखना होगा कैसे हम उसको कंट्रोल करें। यहाँ पर हमने हमारे एज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट डेफिनेटली उस इश्यूज को थोड़े और समय के लिए एक्सटेंड जरूर कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको 40 ईयर्स में, आज के हम लोग देख भी रहे हैं 40 ईयर्स 35 ईयर्स में बहुत सारे जॉइंट पेन के भी केसेस आ रहे हैं, तो ये आपको एज रिलेटेड नहीं होगा, बल्कि ये हमारा अवेयरनेस होगा, हमारा लैक ऑफ अवेयरनेस होगा जिस वजह से इश्यूज आ रहे हैं। तो यहाँ पर एज रिलेटेड मतलब कि आपको 60 और 70 में जो प्रॉब्लम आना था वो तो आएगा, बट हम उसको थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं और हमारे तकलीफ को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो मेनली डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे एज जब हमारा होता है, जब लोग बूढ़े होते हैं या फिर जब हमारा एज बढ़ना शुरू होता है उस समय क्या क्या होता है। अब यहाँ पर उसमें हम लोग जानने के लिए देखेंगे, जब जैसे हमारा एज बढ़ता है या फिर हम लोग एज या फिर एक सर्टेन एज को क्रॉस करते हैं और हमारे बॉडी से जो कैल्शियम की मात्रा जो क्वांटिटी है जो धीरे धीरे कम होने लगती है, तो हमारा बोन्स कैसे दिखता है ये पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ताकि आप जो इशू है, जो बोन का जो प्रॉब्लम है उसके सीरियसनेस को समझे। यहाँ पर आप पहले फोटो में आप देख सकते हैं कि आपका हेल्दी बोन, आपका जो हेल्दी बोन है या फिर जो बोन्स जो हेल्थ बहुत ही अच्छा है उस समय आपका बोन कैसा दिख रहा है, और जो ऑस्टियोपोरोसिस या जो आर्थराइटिस के बाद का जो बोन है वो कैसा दिख रहा है। यहाँ पर आपको क्लियरली देख सकते हैं ये जो ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि आर्थराइटिस के बाद में जो बोन है वो काफी खोखला हो चुका है, उस बोन में कैल्शियम की मात्रा या फिर जो भी है बहुत ही कम हो चुका है और बोन काफी आपका वीक हो चुका है। यहाँ पर जब बोन वीक होता है तो फ्रैक्चर का आपको चांसेस ज्यादा होता है। अगर फ्रैक्चर हुआ तो फिर आपको क्योर होने का में बहुत टाइम लगेगा और भी बहुत सारे इश्यूज स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पर ओके, सो नेक्स्ट एज रिलेटेड इश्यूज में और आगे जाएंगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया लिगामेंट्स और टेंडन्स के बारे में, जो कि कनेक्टिंग टिश्यूज है बोन टू बोन और बोन टू मसल्स। तो ये भी आपके एक सर्टेन एज के बाद में ये आपको छोटे होने लगते हैं, इनका साइज छोटा हो जाता है, ये ज्यादा स्टिफ हो जाते हैं, इनका फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट पे ज्यादा लोड पड़ता है और आपका जॉइंट पेन का जो प्रॉब्लम है वो इशू है वो स्टार्ट हो जाता है।
तो यहाँ पर लिगामेंट्स और टेंडेंस को हमको केयर करना पड़ेगा। मैंने अभी क्यों बताया लिगामेंट्स और टेंडेंस के बारे में, ताकि आप जान सको कि लिगामेंट्स और टेंडेंस को अगर हम लोग बराबर से केयर नहीं करेंगे तो भी हमारा जॉइंट पेन का इशू सॉल्व नहीं होगा। हमारा जॉइंट्स पेन का रीजन क्या क्या है वो हमको अच्छी तरह समझना होगा, क्योंकि इसमें एक कोई रीजन नहीं है। अगर आपका कैल्शियम एक कमी है तो कैल्शियम ही नहीं है, यहाँ पर और भी कुछ हो सकता है। आपका अगर कार्टिलेज ठीक है, अगर आपका सेनल फ्लूइड अवेलेबल है, तो हो सकता है कि लिगामेंट्स काम नहीं कर रहा है, या फिर लिगामेंट्स अच्छा नहीं है, या फिर टेंडेंस अच्छा नहीं है। तो ये कुछ रीजन्स हैं और उस सभी रीजन्स को हमको समझना होगा अच्छे से, तभी हम लोग इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से या पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं या फिर प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेनोपॉज और जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं लेडीज में, उसकी वजह से भी बहुत सारा आपका कैल्शियम लॉस होता है और उसकी वजह से आपके बोन्स वीक होते हैं। जनरली देखिए, अगर वुमेन्स की बात करें तो उनमें कैल्शियम का प्रॉब्लम या बोन्स का जो वीकनेस का इशू है बहुत ज़्यादा होता है। आप बहुत सारे लेडीज को जानते होंगे जो बहुत मतलब वो जिनका आर्थराइटिस का इशू है, जो अच्छी तरह से चल नहीं पाते हैं, या फिर उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत देर तक वो खड़े होकर काम नहीं कर पाते हैं। इसमें बहुत इनमें मेन जो इशू होता है वो उसमें आप अगर देखें तो उनका जो हार्मोनल चेंजेस वो है। देन प्रेगनेंसी के बाद में आपका कैल्शियम लॉस, जो ब्लड लॉस होता है, वहाँ पे हमारा कैल्शियम बहुत ही एक बड़ी मात्रा में उसका लॉस हो जाता है, और हम उस लॉस को फिर से फुलफिल करने के बारे में सोचते भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक नया घर में एक नया बेबी होता है, हमारा सारा ध्यान उसके ऊपर रहता है। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को इग्नोर कर देते हैं हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन बराबर प्रोवाइड करने के लिए। अगेन अगेन अगर आपका फिर से बेबी हुआ, फिर से प्रेग्नेंट हुए, उसके बाद भी अगेन फिर से आपका कैल्शियम लॉस होगा बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस। तो आपका पहले का जो कैल्शियम लॉस हुआ वो फुलफिल नहीं हुआ, दूसरी बार लॉस हुआ वो भी फुलफिल नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली इसका सारा आपको इफेक्ट दिखेगा आपके बोन के ऊपर में। तो वुमेन्स में, लेडीज में ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा है आपको। देन जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, हमारे आप सभी को देखे होंगे कि हमारा मसल्स वीक होता है, हमारा मसल्स लूज होने शुरू होते हैं, हमारे मसल्स में वो इलास्टिसिटी या फिर वो स्ट्रेंथ नहीं रहता है। और यहाँ पर आप देखोगे जो भी बोन का जॉइंट्स या फिर जो भी बोन्स है, वो उसको सपोर्ट कैसे मिलता है, उसको सपोर्ट मिलता है हमारे मसल से। अब हमारा मसल से अगर वीक हो जाए तो हमारे बोन्स को भी सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं, या फिर एक डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं, मसल्स भी एक बहुत ही बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एज रिलेटेड, जो कि हमारे बोन हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो अब ये सारे इश्यूज हम लोग जान चुके हैं कि हमारा जो भी बोन का इश्यूज है या फिर जो भी हमारा बोन का स्ट्रक्चर है वो कैसे है, प्रॉब्लम क्या क्या है। तो इतना ये सभी जानने के बाद क्या हम लोग अपने बोन्स का केयर करने के लिए कुछ नहीं सोचेंगे? बिल्कुल सोचना ही होगा, और आज से ही सोचना होगा। सभी लोगों को, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, लेडीज हो, सब लोगों को, बूढ़े हो, सभी लोगों को अपने बोन्स के बारे में, जॉइंट्स के बारे में सोचना होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बोन्स और हमारे जॉइंट को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली। अब देखिए, यहाँ पर जो मैंने फैक्टर्स लिखा है ये आपको थोड़े टेक्निकल हैं, मैंने इसीलिए इसको सब अच्छे से इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या फैक्टर्स है। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, पहले बताया है, तो यहाँ पर आपको समझने में बहुत ईजी होगा। पहला है इसमें बोन हेल्थ। बोन हेल्थ यानी आपके बोन का डेंसिटी या फिर बोन का आपका जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, वो कैसे आपके बोन्स को हेल्प आपको इफेक्ट करता है। तो पहला फैक्टर ये आपको बोन की क्वालिटी, या फिर हम लोग सिंपल में समझे तो। नेक्स्ट है आपका कार्टिलेज एंड साइनोवियल फ्लूइड, जो जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया ये क्या होता है। तो ये भी आपको डायरेक्टली इफेक्ट करता है आपके बोन्स के हेल्थ, जॉइंट हेल्थ पर। देन कनेक्टिंग टिश्यूज। तो ये तीन मेजर फैक्टर हैं जो आपके बोन्स को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, आपके जॉइंट को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। अब इन तीनों इश्यूज को लेकर हम लोग, हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, हम लोग आगे देखेंगे। और इन तीनों को अगर हम लोग अच्छे से केयर करें तो हम लोग फ्यूचर में हमारे पास बोन का जो इश्यूज है वो कम हो जाएगा, या फिर नहीं भी हो सकता है। तो अब लोग देखेंगे, पहला जो हम लोग डिस्कस किया था बोन हेल्थ। तो बोन हेल्थ के लिए हमारे पास कैल्शियम है, कार्टिलेज एंड साइनल फ्लूइड का जो इशू है उसमें हमारे पास ग्लूकोजामाइन है। देन कनेक्टिंग इशू जो कि लिगामेंट्स एंड टेंडेंस है, उसके लिए हमारे पास कोलेजन है। तो ये तीनों प्रॉब्लम के लिए अलग अलग आपके पास सॉल्यूशन है। बट यहाँ पर एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, कुछ लोगों का डाउट रहता है कि सर ग्लूकोजामाइन भी देना है, आपको कोलेजन भी देना है। तो यहाँ पर आप एक समझ लीजिए कि कोई भी सप्लीमेंट किसी भी दूसरे सप्लीमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है।
मैंने ये सारा जो भी आपको बताया, जो भी आपको बोन्स का रिलेटेड इश्यूज बताया है, ये सभी अलग अलग इश्यूज आ सकते हैं आपके ज्वाइंट में। आपको पता नहीं होगा कि ये प्रॉब्लम किसकी वजह से है। किस वजह से है, आपको या तो कैल्शियम का कमी है, या फिर आपको जॉइंट्स में कार्टिलेज की कमी हो गई, कार्टिलेज आपको ब्रेक हो रहा है, या साइनल फ्लूइड की कमी हो गई है, या फिर हो सकता है आपके कनेक्टिंग टिश्यूज वीक हो रहे हैं। तो कुछ ना कुछ, और ये सारे इश्यूज होते ही होते हैं जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है। तो इन सभी चीजों का हमको केयर करना ही पड़ेगा, इसके पास दूसरा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग अब आगे यहाँ पर तीनों प्रोडक्ट्स के बारे में एक एक करके देखेंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा विच इज कैल्शियम। तो कैल्शियम, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, बोन हेल्थ के लिए हमको कैल्शियम चाहिए। तो बोन हेल्थ, अब कैल्शियम जो हम लोग हमारे बॉडी में जो भी स्केलेटन, हमारा जो बोन्स है, उसमें 99% अगर लोग देखें तो हमारा कैल्शियम होता है हमारे बोन्स में और हमारे टिथ में। हमारे बॉडी में जितना भी कैल्शियम है उसका 99% टोटल आपका बोन्स में और टिथ में होता है। और बैलेंस जो 1% कैल्शियम है, ये आपके ब्लड में या आपके मसल्स में या फिर दूसरे टिश्यूज में अवेलेबल मिलेगा आपको। यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट है, जब हमारे बॉडी से या फिर जब हमारे बोन से या हम लोग कैल्शियम जब लोग नहीं मिलता हमारे बॉडी को, तब हमारा कैल्शियम, जो हमारा बोन का जो कैल्शियम है, तब वो कम होना शुरू होता है। ब्लड में जो कैल्शियम है 1% ही है, बट ये आपको कभी भी कम नहीं होगा, इसको कैल्शियम चाहिए ही चाहिए। अगर आप कैल्शियम इनटेक नहीं कर रहे हो, तब ये आपके बोन से कैल्शियम लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कैल्शियम आपके ब्लड को भी पंप करने के लिए जरूरत है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो कैल्शियम 1% ही सही आपके ब्लड में, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके हेल्थ के लिए चाहिए। तो यहाँ पर ये 1% कंपल्सरी आपको चाहिए आपके ब्लड में। आपके अगर बोन में 99% है तो ठीक है, अगर ये बोन में कम है या फिर आप उसको इंटेक नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके बोन से लेगा, फिर आपके बोन का जो कैल्शियम है उसका क्वांटिटी कम होना शुरू होगा। तब यहाँ पर क्या होगा, आप एक, जैसे मैंने इमेज में दिखाया है, जो हेल्दी बोन है उसका अगर डेंसिटी देखा जाए तो आपको इस तरह से दिखेगा, जो पहला इमेज है। और सेकंड इमेज आप देख सकते हैं कि जब कैल्शियम धीरे धीरे हमारा कम शुरू होता है, तब हमारा बोन कैसा दिखता है, ये आपको पूरी तरह से धीरे धीरे खोखला हो जाएगा। तो कैल्शियम नहीं होने से हमारा बोन वीक हो जाएगा, हमारे बोन का डेंसिटी कम हो जाएगा। तो हमारा कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बोन्स के लिए। उसके बाद यहाँ पर कैल्शियम के साथ और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है आपको विटामिन डी। अगर हम लोग कैल्शियम सप्लीमेंट एज ए सप्लीमेंट यूज भी कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि हम लोग दूध या फिर जो भी हम लोग ले रहे हैं कैल्शियम ले रहे हैं, और अगर हम लोग विटामिन डी नहीं ले रहे हैं, तो बिलीव मी आपको कैल्शियम टैबलेट या फिर कुछ भी ऐसा लेने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। बिकॉज कैल्शियम को ऑब्जर्व करने के लिए आपको विटामिन डी चाहिए, और विटामिन डी आपको कहाँ मिलेगा, आपको सनलाइट से मिलता है। सनलाइट भी आज के डेट में बहुत ही मतलब लोगों के पास नहीं अवेलेबल है, बिकॉज ऑफ देयर उनका लाइफ स्टाइल। अब यहाँ पर विटामिन डी नॉट ओनली आपका ये आपको एक्चुअली मेन जो फैक्ट करता है, आपको बॉडी में कैल्शियम को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ ये आपको और भी बहुत सारे बॉडी के प्रोसेस या फिर हमारे हेल्थ के प्रोसेस में हेल्प करता है, जैसे कि आपका कोलेस्ट्रॉल, उसको भी इम्प्रूव करने के लिए अच्छा करता है। अगर कहीं आपका मान लीजिए कि आपका वेट लॉस, जैसे आपका वेट ज़्यादा है, आपका वेट कम नहीं हो रहा है, आप बहुत ट्राई करें कि आपका वेट कम नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस भी नहीं हो पाता है। तो विटामिन डी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको लेना होगा। आजकल के बच्चों में अगर देखें तो विटामिन डी का डिफिशियंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और ये आपको 10 लोगों में अगर हम लोग देखें तो उसमें से 9 लोग को विटामिन डी का डिफिशियंसी मिलेगा, और ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। तो जो भी आपका बोन रिलेटेड इश्यूज हो या कोई भी ऐसे इशू हो, तो पहले आप प्लीज अपना विटामिन डी चेक कराइए। विटामिन डी चेक करने पे आपको पता चलेगा आपका सारे इश्यूज क्या क्या है। तो विटामिन डी हमको बहुत इजीली अवेलेबल है, बट हम लोगों को बिल्कुल नहीं मिल पाता है, तो इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो लकीली हमारे पास जो वेस्टीज का जो कैल्शियम है, उसमें आपको विटामिन डी भी साथ में दिया हुआ है, बिकॉज उसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको विटामिन डी चाहिए। सो हमारे पास विटामिन डी और कैल्शियम दोनों एक साथ अवेलेबल है। सो इस तरह से विटामिन डी आपको हेल्प करता है। देन कैल्शियम का अगर हम लोग डोज देखेंगे तो कैल्शियम आपको एक कैप्सूल आपको 2 से 3 बार हम लोग ले सकते हैं आफ्टर मील्स।
ये आपको 250 mg, अगर आप कैल्शियम के पैकेट पर देखेंगे तो वहाँ पे आपको 650 ऐसा लिखा होगा, बट एक्चुअली यहाँ पर कैल्शियम, यहाँ पे एक बार मैं क्लियर कर दूँ, ये 250 mg होता है। उसके बाद जो बैलेंस क्वांटिटी है वो आपका विटामिन डी है, और उसमें आपको लिखा होगा आई थिंक क्लियरली 250 IU। IU इज फॉर एक्चुअली इंटरनेशनल यूनिट। तो आप mg और यूनिट, जैसे mg एक यूनिट है वैसे IU भी एक यूनिट है। तो यहाँ पर एक कैप्सूल आपको अगर प्योर कैल्शियम देखा जाए तो आपको 250 mg देता है। तो आपको अगर हम लोग पर डे 2 कैप्सूल खा रहे हैं तो आपको 500 mg मिल जाएगा। अगर हम लोग पर डे का हमारा रिक्वायरमेंट देखें, अगर एक एडल्ट पर्सन का कैल्शियम का रिक्वायरमेंट अप्रॉक्सीमेट आपको 1000 mg टू 1200 mg तक होता है। तो 500, अगर हम लोग 2 कैप्सूल खा रहे हैं तो 500 mg हमको मिलता है, बाकी हमारा फूड से कुछ मिल सकता है। अगर वो 3 कैप्सूल खा रहे हैं तो 750 mg आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक कैल्शियम लोग कभी भी खा सकते हैं, बच्चे सभी लोग खा सकते हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर कैल्शियम, अगर आप या फिर कुछ लेडीज आयरन का भी गोली खा रहे हैं, आयरन सप्लीमेंट भी खा रहे हैं और कैल्शियम भी खा रहे हैं, तब वहां पर उनको एक प्रिकॉशन लेना होगा। आपको आयरन और कैल्शियम के जो टैबलेट्स है, जो कैप्सूल है, उनके बीच में कम से कम आपको 3 घंटे का गैप रखना होगा। ये गैप क्यों रखना होगा? क्योंकि कैल्शियम और आयरन एक ऐसा 2 कंपोनेंट है जो दोनों साथ में डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। अगर आप दोनों के बीच में जो टाइम गैप है उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो आपका एक, अगर आपने आयरन पहले लिया तो फिर कैल्शियम को डाइजेस्ट नहीं होने देगा, कैल्शियम आपने पहले लिया तो आयरन को डाइजेस्ट नहीं होने देगा। तो आप बीच में 3 घंटे का गैप यहाँ पर रखेंगे। देन अब हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं, जो ग्लूकोजामाइन। तो ग्लूकोजामाइन, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये आपके कार्टिलेज और आपके सैनिवल फ्लूइड के हेल्थ को अच्छा करने के लिए है। तो हम लोग पहले समझेंगे ग्लूकोजामाइन है क्या। तो ग्लूकोजामाइन भी एक नेचुरल, बहुत ही नेचुरल कंपाउंड है जो हमारे बॉडी में, जो हमारे सैनिवल फ्लूइड है, जो हमारा कार्टिलेज है, आपको उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है, ये उसी से बनता है। और ये का जो मेन जो फंक्शन है, ये आपके 2 जॉइंट्स को लुब्रिकेट या फिर उनको बीच में अच्छे से मूवमेंट को फ्री रखने के लिए ये हमारा हेल्प करता है। तो ग्लूकोसामाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कार्टिलेज और सैनल फ्लूइड के हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, और साथ में ये आपको हेल्प करता है आपके बॉडी से जो नेचुरल वे में जो कार्टिलेज का जो प्रोडक्शन होता है, जो सैनल फ्लूइड का जो प्रोडक्शन होता है, उस नेचुरल प्रोसेस को भी इम्प्रूव करने के लिए आपको हेल्प करता है ग्लूकोसामाइन। तो यहाँ पर ग्लूकोसामाइन आपको ये है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्लूकोसामाइन के साथ में और एक कंपोनेंट होता है जिसको तुम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रियोटिन, और हमारे वेस्टीज ग्लूकोसामाइन में कॉन्ड्रियोटिन और ग्लूकोसामाइन दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों एक साथ है यहाँ पर, और हमारे बॉडी में भी सेम हमारे ऐसे ही हमको मिलते हैं। तो कॉन्ड्रियोटिन भी आपके कार्टिलेज को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट आपको कंपोनेंट है, और ये आपको मेनली आपके जो कार्टिलेज है, जो कि एक रबरी टाइप का मटेरियल होता है, या फिर हम लोग उसको बोलेंगे जो आपको कुशन की तरह काम करता है, उसके इलास्टिसिटी को मेंटेन रखने के लिए आपको हेल्प करता है। अब यहाँ पर जो आपको ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपको अगेन जो फ्लूइड है, जो आपका फ्लूइड है, कार्टिलेज है, सेलुलर फ्लूइड है, उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, उसको डैमेज होने से बचाता है आपके बॉडी से, जो भी हम लोग दूसरे एंजाइम से। तो ये आपको हर तरह से आपके कार्टिलेज और आपके सेमिनल फ्लूइड को प्रोटेक्ट करके और उसको हेल्दी रखने में हेल्प करता है ग्लूकोजामाइन। देन अगर हम लोग इसके डोसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम लोग एक कैप्सूल 2 टाइम्स आफ्टर मील्स ले सकते हैं 40 मिनट्स के बाद में। अगर पेन ज्यादा है या फिर अगर किसी को ज्वाइंट पेन की इश्यू ज्यादा हो रही है, तब यहाँ पर आपको इस कैप्सूल का डोज 2 कैप्सूल भी कर सकते हैं, 2 कैप्सूल दिन में 2 बार, मतलब कि टोटल आप 4 कैप्सूल खा सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट या फिर बहुत लोगों का डाउट या क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोजामाइन क्या हम लोग शुगर पेशेंट को दे सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर जब हम लोग शुगर पेशेंट, कोई ऐसा पेशेंट मिलता है जिसको कि शुगर भी है और जिसको जॉइंट पेन भी है, तब यहाँ पर हम लोग पहले उसके शुगर को कंट्रोल करने के लिए काम करेंगे, उसको ऐसा सप्लीमेंट रिकमेंड करेंगे जिससे कि उसका शुगर मेंटेन रहे, कंट्रोल्ड रहे। फिर हम लोग स्लोली उसके जॉइंट पेन पर काम करेंगे। तो जॉइंट पेन में हम लोग ग्लूकोजन जैसे हम लोग दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम लोग एक साथ सडनली स्टार्ट करें, वहां पर हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करना होगा। तो एज सपोज हमने एक टैबलेट से स्टार्ट किया या फिर एक टैबलेट फिर अल्टरनेटिव से स्टार्ट किया, एवरी अल्टरनेटिव दे रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग उसको डोज बढ़ाएंगे और साथ में उसका ग्लूकोज या फिर उसका शुगर का जो रीडिंग है, उनका जो शुगर है, उसको भी मॉनिटर करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग सडन बढ़ा दें तो फिर आपको
यहाँ पे शुगर पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी मिलेंगे जो आपको शुगर पेशेंट है प्लस फिर भी वो शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, फिर भी वो स्वीट चीजें खा रहे हैं और खाने के बाद आपको शुगर का जो मेडिसिन वो भी खा लेते हैं। तो यहाँ पर केवल हम लोग ये नहीं बोल सकते ग्लूकोजामाइन से उनका शुगर अगेन खराब हो रहा है, बट हमारी तरफ से प्रिकॉशन हमेशा रखनी होगी, उनका मॉनिटर हमें हमेशा करना पड़ेगा, धीरे धीरे हम उनको दे सकते हैं। और अगर पेन ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तब हम लोग इसको डोज को भी धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग प्रिवेंशन के लिए ले रहे हैं, देखिए ये हम लोग ग्लूकोज ने बताया कि हम लोग एज होने के बाद तो इशू आना ही आना है, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि जो प्रॉब्लम हमको 50 ईयर्स में आने या 40 ईयर्स में आ सकता है, उसको हम लोग प्रोलॉन्ग कर सकते हैं 60 ईयर्स 70 ईयर्स जाने में। तो उस समय तक हम लोग अगर हमारा जो 10 15 ईयर्स 20 ईयर्स हमारा और भी अच्छे से बीत सकता है। तो अगर हम लोग एज ए प्रिवेंशन हम लोग ग्लूकोज खा रहे हैं, तब हम लोग आफ्टर 30 ईयर्स हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं, 30-35 ईयर्स के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। और एज ए प्रिवेंशन हम ले रहे हैं, तब हमको कैसे करना है, आप 3 मंथ्स इसका एक सेट जो है ग्लूकोजामाइन कोलेजन आप सेट एक लीजिए, 3 मंथ्स फिर आप गैप कीजिए, अगेन फिर 3 मंथ्स लीजिए, फिर आप गैप कीजिए। इस तरह से हम लोग इसका कंटिन्यू करेंगे अगर हम लोग एज ए प्रिवेंशन यूज कर रहे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर मुझे पेन नहीं है, जॉइंट पेन नहीं है, बट मेरा एज 35 ईयर्स हो चुका है या 40 ईयर्स हो चुका है, तो मे बी अनदर 3-4 ईयर्स या कभी भी ऐसा प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है। तब वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर एज ए प्रिवेंशन इसको यूज करना कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे। उस केस में आप 3 मंथ्स लीजिए, 3 मंथ्स फिर गैप कीजिए, तो आपके लिए वो बेटर होगा। और अगर सीरियस इशू है, सीरियस पेन है, तब यहाँ पर आपको 6 मंथ कंटिन्यूस देना ही देना है। तो ये आपका डोज हुआ, और किसको देना है, कैसे देना है, आई होप आप सभी को क्लियर हुआ रहेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर में। सो नेक्स्ट अभी हमारा जो प्रोडक्ट है वो है आपको वेस्टीज कोलेजन। सो कोलेजन अगेन हमारे बॉडी में नेचुरली आपको अवेलेबल मिलता है, और ये एक प्रोटीन है। अगर हमारे बॉडी का जो पूरा जो हमारा जो टोटल प्रोटीन अगर हम लोग देखा जाए कितना है, तो ये इसका जो कंटेंट है ये सबसे हाई मिलेगा आपको, 25 to 30% आपको कोलेजन ही होता है, जो सबसे मेजर क्वांटिटी में आपकी बॉडी में मिलता है। और ये आपको बॉडी के मतलब बहुत सारे फैक्टर्स में आपको हेल्प करता है, बट मेनली आपके जॉइंट, बोन जॉइंट्स और आपके स्किन पर ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपको इसका रिजल्ट मिलता है। तो ये आपको हेयर के लिए भी अच्छा है, आपके नेल्स के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए, आपके स्किन के लिए, बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ पे आपको कोलेजन का रिजल्ट मिलेगा, आपको हेल्प करेगा। मेनली अगर हम लोग देखें आपको बोन जॉइंट्स और स्किन के लिए। देन सो कोलेजन, अब कोलेजन भी आपको जैसे मैंने बताया कि जो भी ये सारा जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करें, सारा आपको एज रिलेटेड है। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, वैसे वैसे ये सारे हमारे जो कंपोनेंट्स है हमारे शरीर से कम होने शुरू होते हैं। तो यहाँ पर कोलेजन भी ऐसा ही है, ये भी हमारे जैसे एज बढ़ने के साथ हमारा ये कंटेंट, ये हमारा जो कंपोनेंट है हमारा कम, इसके बॉडी में, इसका हमारा जो बॉडी में है इसका प्रोडक्शन कम होना शुरू होता है। जब हम लोग यंग रहते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि यंग लोगों का या फिर जो छोटे बेबीज होते हैं, अगर आप उनका स्किन देखो, उनका स्किन आपको बहुत ही सॉफ्ट लगेगा। उसका रीजन क्या है, और एक ओल्ड एज का या फिर थोड़ा 40 ईयर्स का लोग का देखिए, उनका स्किन उतना सॉफ्ट आपको नहीं मिलेगा। तो उसका मेन रीजन है आपका कोलेजन। देन ये जो कोलेजन है आपको जब हम लोग छोटे होते हैं तो बहुत ही हैवी क्वांटिटी में आपको अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से हमारा स्किन या फिर हमारा जो जॉइंट्स भी बहुत अच्छा होता है। आप छोटे बच्चों को देखे होंगे, उनका मूवमेंट आप देख रहे होंगे कि वो कैसे कैसे भी फोल्ड कर लेते हैं, कैसे भी बैठ जाते हैं, जंप करते हैं, इजिली रोटेट करते हैं, कहीं से कहीं भी जंप कर सकते हैं वो। बट जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है, हमारा एज होता है, हम लोग उस जो प्रोसेस हम लोग बचपन में कर पाते थे अब उसको नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं एक रीजन होता है कि हमारा बॉडी से कोलेजन बनना कम हो रहा है, या फिर हमारा और भी रीजन इसमें हमारा फिजिकल एक्टिविटी, जैसे हमारा लाइफ स्टाइल है। हम लोग आज के डेट में ज्यादा से ज्यादा समय बैठे रहते हैं, हमारा वर्क फ्रॉम होम है, ऑफिस आवर्स है, वहाँ पे मैक्सिमम लोग 8 आवर्स बैठे रहते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है, हमारे जॉइंट्स को भी इफेक्ट करता है। देन अगेन ये कोलेजन आपको लेडीज में भी सेम वही इश्यूज है, यहाँ भी आपको जैसे एज बढ़ता है या फिर उनका जो मेनोपॉज होता है उसके बाद भी इसका क्वांटिटी बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनके स्किन में रिंकल्स या फिर उनके जॉइंट में पेन स्टार्ट हो जाता है। और ये सारी इश्यूज, ये सारे जो लॉस है हमारे कोलेजन का, इसकी वजह से हमको बहुत सारे इश्यूज अगेन स्टार्ट होते हैं। तो इस लॉस को या फिर ये जो लॉस हो रहा है कोलेजन का, इसका रिजल्ट क्या क्या होगा ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। फिर भी एक बार अगर हम उसको पॉइंट वाइज देखें तो आपका स्किन, आपका जो साइन ऑफ एजिंग है, जो हमारा स्किन है उस पर आपको रिंकल्स दिखाई देना स्टार्ट होगा, आपका स्किन आपको सैग करेगा, मतलब कि वो थोड़ा लूज हो जाता है।
जो कि आप कॉमनली आप बहुत मतलब ओल्ड एज पर आप देख सकते हैं इजिली। आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हुआ जिनका आपको एज देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब आप पता करते हैं, जब पूछते हैं तो उनका एज कम निकलता है। या फिर बहुत लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनका एज ज़्यादा होता है, दिखने में आपको यंग दिखते हैं। यहाँ पर उसका रीज़न अगेन आपको है कॉलेजन। और भी सम फैक्टर्स है, बट यहाँ पर मेन जो रीज़न है वो है आपको कॉलेजन। देन कोलेजन कम होने का दूसरा भी आपको जो आपको कैसे पता चलेगा हमारे बॉडी से कोलेजन कम हो रहा है, आपका जॉइंट्स स्टिफ होगा, टाइट होगा, आपको मूवमेंट के लिए प्रॉब्लम होगा, तो ये भी एक साइन है जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि आपके बॉडी से कोलेजन कम हो रहा है। देन आपका मसल्स वीक होगा, आप अच्छे से कुछ काम नहीं कर पाएंगे, आपका जो डेली का जो काम है वो सब नहीं कर पाएंगे, जल्दी टायर्ड होंगे, आपका जॉइंट पेन स्टार्ट होगा, आपके अंदर जो आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है वो स्टार्ट होगा, आपका जॉइंट्स में स्वेलिंग दिखेगा, आप सुबह जब उठेंगे या फिर वहाँ पे कुछ गर्माहट या फिर कुछ रेड कलर या रेडिश टाइप दिखेगा। तो ये सारे आपको साइन है जिससे आपको पता चलेगा कि आपका कोलेजन बॉडी में कम हो रहा है। और एक कॉमन इश्यूज आपको दिखेगा, आपका हेयर फॉल या फिर आपका हेयर, आपके बालों का अच्छी तरह से नहीं बढ़ना। तो बालों के लिए भी, स्किन के लिए भी, बहुत सारे चीज़ों के लिए आपको हेल्प करता है कोलेजन। तो ये सारे जो फैक्टर जो अभी जो मैंने बताया, ये अगर आपके साथ हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका बॉडी से कोलेजन कम होना शुरू हो गया है। और जिनका एज ज़्यादा है उनके बॉडी में ऑलरेडी कोलेजन बहुत ही कम हो गया है, जिसकी वजह से ऑलरेडी उनको ये सारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम देखेंगे कि इस सारे प्रॉब्लम का या फिर इसका इफेक्ट क्या होगा। अगेन एक और इम्पॉर्टेंट है जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। तो कोलेजन आपको आपके कार्टिलेज को सपोर्ट करता है। यहाँ पर मैं आपको एक लाइन बताना चाहूंगा। कार्टिलेज ऑलरेडी आपको मैंने डिस्कस किया है। तो कार्टिलेज आपके कोलेजन आपके कार्टिलेज को, जो कि एक रबरी मेटल होता है जो कुशन की तरह काम करता है। अब आप सोच रहे हैं मैं एक ही पॉइंट्स को 2-3 बार मैंने रिपीट भी कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? ताकि ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि आपके जॉइंट्स का प्रॉब्लम कहाँ पर है, क्यों हो रहा है। तो प्लीज आप ध्यान से सुनिए और इसको समझिए कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। ओके, सो अब हम लोग देखेंगे ये जो भी हमारा कॉलेजन रिलेटेड इश्यूज है उसका सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फूड है या फिर कुछ फूड है जिससे हमको कॉलेजन मिलता है, जैसे कि चिकन है, फिश है, एग वाइट्स है, साइट्रस फूड्स है, कुछ बीन्स है, कुछ लीफी ग्रीन्स है। तो कुछ फूड्स है जिनसे हमको कॉलेजन मिलता है। और यहाँ पर बट अगेन मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम लोग फूड के ऊपर डिपेंड हो तो हमको जिस क्वांटिटी में कॉलेजन चाहिए वो आपको कभी भी फुलफिल नहीं होगा। तब हम लोग को आपको जाना पड़ेगा सप्लीमेंट की तरफ। तो यहाँ पर आपको वेस्टेज सप्लीमेंट एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है आपके बॉडी से कॉलेजन की जो क्वांटिटी या डिफिशियंसी है उसको कम करने के लिए। तो वेस्टेज कॉलेजन अगेन आपको इसका मेन जो 3 इंग्रेडिएंट है यहाँ पर, कॉलेजन पेप्टाइड, रोजिब एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन सी। तो कॉलेजन पेप्टाइड जैसा मैंने पहले बताया आपको, जो इन्फ्लेमेशन है, जो बॉडी आपका जो स्टिफ जॉइंट्स है, जो इमोबाइल जॉइंट्स है, जहाँ पर आपको मूवमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें आपको बहुत ही हेल्प करता है। देन रोजिप एक्सट्रैक्ट, ये भी आपके जॉइंट पेन को कम करने के लिए आपको हेल्प करता है, स्टिफनेस को कम करता है। और विटामिन सी यहाँ पे ऐड किया हुआ है। इसका मेन रोल क्या है, आपका बॉडी का जो भी नेचुरल सिंथेसिस, मतलब कि नेचुरली जो आपके बॉडी में जो फ्लूइड या फिर जो भी कार्टिलेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या फिर उस प्रोडक्शन को मेंटेन रखने के लिए आपको विटामिन सी की जरूरत होती है। तो यहाँ पर ये 3 मेन इंग्रेडिएंट है वेस्टेज आपको कोलेजन में। देन अब हम लोग देखेंगे कुछ और बेनिफिट्स कोलेजन के। सो जैसा मैंने पहले भी बताया कि कोलेजन आपको ये मेनली आपके स्किन और बोन पे काम करता है। और जब हम लोग छोटे, जैसे कि मैंने बेबी का एक फोटो डाला, आप देख समझ सकते हैं कि जब हमारा जो बेबी होता है, जो बेबीज के और स्किन कवर देखें तो बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो इसका रीजन कुछ नहीं है, आपके कोलेजन उन बेबीज में बहुत हाई कंटेंट में होता है। और अगेन ये कंटेंट आपको धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो ये एक मेजर बेनिफिट है कोलेजन का, आपका स्किन सॉफ्टनेस को मेंटेन रखेगा। देन अगर आप कोलेजन को रेगुलर आपके डाइट में यूज कर रहे हैं, आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपका रिंकल्स जो आना है वो भी आपको एक समय के बाद या फिर उसको प्रिवेंट कर सकते हैं रिंकल्स को आने से। देन आपके मसल्स बिल्डिंग में हेल्प करेगा, आपके गट को भी हेल्दी रखने में हेल्प करेगा, और स्किन सेल्स को आपको रिन्यू करेगा, उसको फिर से रीजनरेट करने में आपको हेल्प करता है। तो कोलेजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको फैक्टर यहाँ पर है, जो आपको ओवरऑल आपके स्किन और बोन के लिए काफी इंपॉर्टेंट आपको कंपोनेंट है। देन अब इसकी डोसेस की बात करें
तो कोलेजन आपको ये एक सप्लीमेंट ऐसा है जो पाउडर फॉर्म में आता है, और इसको हम लोग 100 या अप्रोक्सीमेट 200 ml वाटर में मिक्स करके हमको इसको डिजोल्व करके पीना होता है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, सभी लोग इसको आराम से कंज्यूम कर सकते हैं, और ये जनरली रिकमेंड करते हैं हम लोग पर डे एक आपको सैशे यूज करना होता है। अगर पेन ज्यादा है तो हम लोग इसको पर डे 2 सैशे भी यूज कर सकते हैं। सीवियर पेन के लिए आपको कम से कम इसको 6 महीने कंटिन्यू लेना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले बताया। और इसका जो बेस्ट टाइम है कंज्यूम करने का, ये आपको एम्प्टी स्टोमक है। अगर आपके लिए फिजिबल है कि आप एम्प्टी स्टोमक आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, तो आप मॉर्निंग में कीजिए। अगर पॉसिबल नहीं या फिर आप कभी भूल गए, तब उस केस में आप क्या करो, ब्रेकफास्ट या फिर लंच के बाद में कम से कम 1 आवर 40 मिनट्स के गैप के बाद या फिर उसको पहले भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको मॉर्निंग में ही करना है, आप कर सकते हैं खाने के पहले भी और खाने के बाद भी, बस आपको मिनिमम जो टाइम है उसको गैप को मेंटेन करना पड़ेगा। और ये ऐसा प्रोडक्ट है जो हमको आफ्टर 30 इयर्स एज के बाद में एक्चुअली स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर हम लोग देखें एशियन कंट्रीज, कुछ एशियन कंट्री, यहाँ पर इंडिया में तो कोलेजन आपको मार्केट मिलेगा, बट अगर हम लोग दूसरे कंट्रीज की बात करें, जैसे कि जापान अगर देखें या फिर इंडोनेशिया, थाईलैंड या देखें, इस तरह के कंट्रीज में अगर आप देखो, उनका उनका कंट्री के जो लोग, उनका स्किन बहुत ही अच्छा है। तो उसका रीजन क्या है, वो लोग कोलेजन को बहुत ही हैवी क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं। ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो वो पानी की तरह इसको पीते हैं, मतलब डेली उनके रूटीन लाइफ में कोलेजन ऐड है, जिसकी वजह से अगर आप उनके एक ओल्ड पर्सन को भी देखते हैं तो वो भी उनका स्किन काफी आपको अच्छा दिखता है। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा कोलेजन आपको आफ्टर 30-35 ईयर्स के बाद में हम लोग उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर दें, जिससे कि हमारा जो भी फ्यूचर में जो इश्यूज आने वाला है उसको हम लोग थोड़ा और समय के लिए प्रोलॉन्ग कर सके, प्रिवेंट कर सके। सो ये हमारा हो गया कोलेजन। तो इस तरह से आई थिंक मैंने आप सभी का ये जो बोन एंड जॉइंट सेल के बारे में, आई होप कि मैंने आप सभी को क्लियर किया कैसा है, उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है,